एवरीवन, मैं शफक अहमद गया टाइप 2019-21 की छात्रा हूँ। यह असाइनमेंट हमें एकता मैम के द्वारा दिया गया है जो हमारे पेपर विद्यालय में स्वस्थ योग एवं शारीरिक शिक्षा S5 के अंतर्गत आता है। इसमें मेरा टॉपिक है प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेल कूद का स्थान तथा इसका प्रभावी उपयोग। सबसे पहले हम जानेंगे समय सारणी क्या है, इसकी अर्थ एवं परिभाषा। विद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समय तालिका की आवश्यकता होती है, जिसको आधार मानकर विद्यालय का संपूर्ण शिक्षण कार्य चलता है। कहा भी गया है, समय सारणी विद्यालय की दूसरी घड़ी है। टाइम टेबल इज़ द अनदर वॉच ऑफ स्कूल। समय सारणी द्वारा विद्यालय के सारे कार्यों का निरीक्षण सरल हो जाता है। इसके द्वारा ही यह पता चलता है कि विद्यालय में कुल कितने घंटे कार्य होता है और किस समय कौन से विषय व अध्यापक की कक्षा होती है। समय सारणी में प्रार्थना सभा से लेकर विद्यालय की छुट्टी तक का समस्त समय विवरण अंकित होता है। कौन सा अध्यापक किस समय कौन सा विषय का अध्यापन विद्यार्थी को कराएगा तथा कौन से समय खेल का कालांश होगा, यह सब इसमें समयानुसार विभाजित होता है। अब हम जानेंगे समय सारणी की परिभाषा H.G. स्टैज के अनुसार। विद्यालय की जिस सारणी, योजना या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, समय विभाग का चक्र या समय सारणी कहलाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे विद्यालय में समय सारणी का क्या महत्व है। पॉइंट फर्स्ट, समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को लंबे अनुभव समुचित स्थान मिलता है। पॉइंट नंबर 2, इसके द्वारा अध्यापकों और छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है। पॉइंट नंबर 3, समय सारणी कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायता होती है। मतलब हम एक ही काम को बार बार ना करें, इसकी समय सारणी हमारी इसमें मदद करता है। समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना नहीं रहती है। पॉइंट 5, समय सारणी द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसे कार्यभार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया है तो उसे अधिक दिया जा सकता है, और जिसे अधिक सौंपा गया है तो उसके कार्यभार को हल्का किया जा सकता है। पॉइंट 6, समय सारणी के द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधा अनुसार समय मिल जाता है। पॉइंट नंबर 7, समय सारणी की रचना में रुकावट को दूर करने तथा मस्तिष्क को ताज़ा रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे समय सारणी के कुछ उद्देश्य। सारणी के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, विद्यालय के विद्यार्थियों को वर्ष भर कार्य में व्यस्त रखना। दूसरा, विद्यालय के पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के अंतराल में ही पूर्ण करना। तीसरा, विद्यालय की समय सारणी के अंतर्गत शिक्षकों को उनकी मानसिक सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार अध्यापन कार्य देना। चौथा, विद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का विषय विभाजन बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति के अनुरूप ही करना है। पांचवा, विषय को उसकी उपयोगिता एवं कठिनाई के आधार पर समय एवं स्थान की व्यवस्था करना है। छठा, छात्र एवं अध्यापक को अपने कार्य के प्रति सजग बनाना। सातवां, कम समय में अधिक लाभ उठाना। विद्यालय में होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को उचित स्थान देना, जैसे खेल कूद का उचित स्थान देना। समय सारणी प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य को भी सरल बनाती है। नेक्स्ट हम जानेंगे समय सारणी के प्रकार। समय सारणी 3 प्रकार के होती हैं। पहला, शिक्षक के अनुसार यानी टीचर वाइज टाइम टेबल। दूसरा, कक्षा के अनुसार यानी क्लास वाइज टाइम टेबल। तीसरा, विषय के अनुसार यानी सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ वाइज टाइम टेबल। जिस समय सारणी को शिक्षकों के कार्य को देखकर बनाया जाता है उसे टीचर वाइज टाइम टेबल कहते हैं। कक्षा के अनुसार जो समय सारणी बनती है उसे हम कक्षा
क्लास वाइज टाइम टेबल कहते हैं। जो सब्जेक्ट को देखते हुए टाइम टेबल बनाई जाती हैं उसे हम सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ टाइम टेबल कहते हैं। विद्यालय में समय सारणी का निर्माण करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, समय सारणी सरल और स्पष्ट हो। समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाए जिसे छात्र सफलतापूर्वक समझ सकें। दूसरा, समय सारणी में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि छात्रों को प्रत्येक घंटा में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जाना पड़े, इससे समय की बचत होती है। तीसरा, समय सारणी इस प्रकार की हो कि जिसमें अध्यापक तथा छात्रों के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष न हो। चौथा, समय सारणी अधिक जटिल ना हो, उसमें लचीलापन भी हो। इसका मतलब है कि समय समय पर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसमें चेंज भी कर सकें। पांचवा, समय सारणी निर्माण में ग्रामीण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। छठा, समय सारणी के निर्माण में इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि छात्र और अध्यापक में अधिक संपर्क की संभावना हो। विद्यालय की समय सारणी में खेल कूद का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे समय सारणी में खेल कूद को स्थान आखिर क्यों मिलनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, खेल कूद हमारे जीवन का आवश्यक अंग होता है। विद्यार्थी जीवन में इसका कुछ महत्व अधिक ही है। यह शारीरिक एवं मानसिक विकास में बहुत मदद करता है। अतः विद्यार्थियों को विद्यालय में होने वाली खेल कूद की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। इसे शिक्षा का अनिवार्य अंग माना जाना चाहिए। सभी विद्यालयों में खेल कूद के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा देश खेल कूद के मामले में विश्व स्तर पर पिछड़ा हुआ है। इसका प्रमुख कारण विद्यालयों में खेल की सुविधाओं का अभाव तथा खेलों के प्रति अरुचि है। अनेक विद्यार्थियों में खेल प्रतिभा छिपी होती है। विद्यालय के कार्य खेल प्रतिभाओं को पहचानकर उनको उभारना भी है। अतः विद्यालयों में शिक्षा के समान खेल कूद को भी अनिवार्य बना देना चाहिए। यदि विद्यालयों में खेलों के लिए अच्छे प्रबंध किए जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। समय सारणी बच्चों के खेल कूद के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। खेल कूद से बच्चे का सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि होता है। खेल के द्वारा ही छात्रों के स्वस्थ ऊर्जा स्तर व शक्ति स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि खेल का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए समय सारणी में खेल कूद को उच्च स्थान मिलना चाहिए तथा विद्यालयों में इसका प्रभावी उपयोग भी किया जाना चाहिए। थैंक यू।